Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Ansel Institutes. Dear children, this is the good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and the practicals lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग एक नई चीज की शुरुआत करने वाले हैं। आज के दिन हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का जो नाम होगा वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा चुका हूं। आप प्ले स्टोर पे जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं कि ये चैप्टर कितने हैं। इंट्रो क्लास हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग आ रहे हैं सेकंड चैप्टर से। आपको YouTube पे सारी वीडियो मिलने वाले हैं, सारे क्लासेस मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को लाइक कर लेना है, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए बिना कुछ देर किए ही डायरेक्टली चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना बातें। इसमें हम सारी चीज कवर करने वाले हैं, एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं, है ना। हर एक पॉइंट, ऐसी कोई भी एनसीईआरटी की लाइनें नहीं होंगी जो मैं इस अपने वीडियो में कवर नहीं करूंगा। तो इसीलिए ही मैं आपको बोल रहा हूं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके यदि दोस्त हो जरूर उनसे बताएं कि भाई इब्राहिम सर यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस। तो भाई चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा ना जो आप मिस करके जाएंगे। यदि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं ना, यदि आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई आपके पास डाउट नहीं रह जाने वाला है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। आइए बिना कुछ देर किए ही शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या होगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहली ही बात आती है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में बांटना, अलग अलग समूहों में बांटना ही कहलाता है क्लासिफिकेशन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में बांट देना ही कहलाता है क्लासिफिकेशन। सपोज दैट यदि मैं बात करूं ना, जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, उनका एक अलग ही ग्रुप होता है और इस ग्रुप को बोलते हैं प्लांटी, है ना। और वे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, मींस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म का एक अलग ही ग्रुप बन जाता है और इसे कहा जाता है एनिमैलिया। इसे क्या कहते हैं? एनिमैलिया कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो जीव हैं, जो पृथ्वी पे रहने वाले जीव हैं, उनको अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे, भाई फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं, प्लांट ग्रुप पे रख दीजिए। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, उसे एनिमैलिया में रख दीजिए। तो ये क्या है? कैरेक्टर के बेसिस पे ग्रुपिंग करना इंडिविजुअल को ही कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना बातें। आई होप आपको ये तो बातें समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? According to the characteristic feature of the organism, the grouping of organism is known as biological classification. उसके कैरेक्टर के बेसिस पे, उसके लक्षण के बेसिस पे जीवों को ग्रुप में रखना, एक समूह में रखना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग तरीके के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए हैं, बात करेंगे उसी की। थोड़ा मैं सिखा देता हूं आपको कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ाना है। आपको ध्यान में रखे रहेंगे। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि किंगडम मोनेरा क्या है ना। ये बात मैं डिस्कशन करने वाला हूं। किंगडम मोनेरा क्या है? हालांकि आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, किंगडम मोनेरा में सभी के सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। जितने भी बैक्टीरिया का समूह होता है उसे किंगडम मोनेरा में ही रखा गया है। इसमें मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना। ये चीज ध्यान में रखेंगे। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैं आपको तीसरा पढ़ाने वाला हूं फंगस के बारे में, चौथा पढ़ाऊंगा प्लांटी, एनिमेलिया। जब मैं इतनी पांचों टॉपिक पढ़ा दूंगा ना, लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेन। हालांकि जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं आपके साथ। इस वाले चैप्टर को आपके साथ हम 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वाला जो लेक्चर है ना, इसमें हम आज के दिन मोनेरा बिल्कुल कंप्लीट पढ़ जाएंगे, है ना। मोनेरा बिल्कुल कंप्लीट करने वाला हूं आज के दिन। जो कल की क्लास होगी ना हमारी, जो सेकंड क्लास होगी, वो प्रोटिस्टा का होगा। वो किसका होगा? प्रोटिस्टा का होगा। जो हमारी थर्ड क्लास होगी ना, वो होगा फंगी का, है ना। जब फंगी कंप्लीट करेंगे, उसी में मैं आपको प्लांटी और एनिमेलिया भी पढ़ा देने वाला हूं। थर्ड क्लास में ही प्लांटी और एनिमेलिया भी कवर कर लेंगे इस चैप्टर का। हालांकि डिटेल में एक अलग चैप्टर है, प्लांटी का एक अलग ही चैप्टर है, एनिमेलिया का अलग ही चैप्टर है, बात करेंगे इसकी। लेकिन इस वाले चैप्टर में जितना है प्लांटी का कैरेक्टर, एनिमेलिया का कैरेक्टर, ये हम लोग थर्ड वीडियो में ही पढ़ लेने वाले हैं। और एक फोर्थ वीडियो मैं लेकर के आऊंगा स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? वायरस, वायराइड्स और लाइकेन का, है ना। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे आपको एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा जो है फंगी, और चौथे में हम कोशिश करेंगे कवर करेंगे आपको वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेन को, है ना। देखा जाएगा आपके हिसाब से, यदि जैसे आपको समझ में आएगा उसके हिसाब से मैं एक एक पॉइंट, एक एक बात को समझाने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा तो ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। यदि आप कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, भाई मैं 2 से 3 बार मैं आपको समझाऊंगा इसको, क्यों नहीं समझ में आएगा ये बातें। आइए बिना कुछ देर किए ही डायरेक्टली शुरू करते हैं क्या? मोनेरा के बारे में। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, व्हाट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम। यदि क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म आए, अलग अलग वैज्ञानिक आए, और वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। जैसे सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, उसे कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। याद करेंगे, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उसे कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पृथ्वी पे उपस्थित ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं प्लांटी, किंगडम प्लांटी, और दूसरे को बोलते हैं एनिमेलिया। जो प्लांटी होते हैं ना, इस प्लांटी में सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर के होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें एनिमेलिया में रखा गया। याद करेंगे भाई, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ये आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये बताया गया ऑर्गेनिज्म के 2 ग्रुप होंगे, एक प्लांटी जो फोटोसिंथेसिस इन नेचर का होगा, और दूसरा जो होगा उसे कहेंगे एनिमेलिया, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेगा। बात यहां तक ठीक थी। तब तक क्या हुआ, एक थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। और थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में यह कहा गया कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये 2 समूह में नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्लांटी ही नहीं है पृथ्वी पे रहने वाले, सिर्फ और सिर्फ एनिमेलिया ही नहीं है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 में कन्वर्ट होना चाहिए। भाई कौन कौन सा कन्वर्ट होना चाहिए? सबसे पहले ये तो था ही जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे थे। दूसरा ये तो था ही एनिमेलिया, इसमें क्या थे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो कर रहे थे। लेकिन एक नया ग्रुप बनाया गया, इसका नाम रखा गया प्रोटिस्टा। और ये जो प्रोटिस्टा थे ना, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा गया। इस तरीके से आपका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो गया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला बना प्रोटिस्टा, दूसरा बना प्लांटी, और तीसरा बना एनिमेलिया। आ रही बात समझ में? चलते चलते कुछ समय में बाद में वैज्ञानिकों ने कहा नहीं भाई, ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, ये सिर्फ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रहेगा, आगे कन्वर्ट कर दिया गया इसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये देखेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, एक था एनिमेलिया, एक था प्लांटी, और एक नया बनाया गया था प्रोटिस्टा।
है ना। लेकिन अब क्या आएगा, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को कोपलैंड ने दिए थे। कोपलैंड ने ये बताया था कि भाई जो पृथ्वी पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं ये सिर्फ और सिर्फ तीन ग्रुप के ही नहीं है, ये सिर्फ तीन ग्रुप के नहीं है भाई, चार ग्रुप के हैं। सबसे पहला जो है ना, पहले ही से था एनिमैलिया, जिसमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा। दूसरा प्लांटी, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनका ग्रुप होगा। नेक्स्ट प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक नया ग्रुप बनाया गया और ये जो नया ग्रुप था इसका नाम था मोनेरा। और ये जो मोनेरा था ना, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। इसके अंदर जो है ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। बताइए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आप कहेंगे कोपलैंड ने। और इन्होंने बताया था पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी पर रहने वाले जीव को चार ग्रुप में बांटा जाएगा। सबसे पहला होगा प्लांटी, इसमें ऑल प्लांट्स आएंगे। एनिमैलिया, ऑल एनिमल्स आएंगे। प्रोटिस्टा, इसमें प्रिमिटिव एनिमल्स आएंगे, है ना। और एक नया बना दिया गया, इसका नाम क्या था, मोनेरा। मोनेरा के अंदर जो है ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। एग्जाम्पल याद रखे रहेंगे, बैक्टीरिया आता है। नेक्स्ट एक और भी वैज्ञानिक है, इनका नाम था आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या कहा कि भाई जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट होना चाहिए, पांच ग्रुप में कन्वर्ट होना चाहिए। और ये पांच ग्रुप में एक नया ऐड कर दिया गया, और जो नया ऐड किया गया था उसका नाम था फंगी। ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कन्वर्ट हो गया किसमें, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। और किसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो याद रखे रहेंगे आर.एच. विटेकर। और नया एक जो ग्रुप बना, जैसे प्लांटी था, एनिमैलिया था, प्रोटिस्टा था, मोनेरा था, लेकिन फाइव किंगडम में एक नया ऐड कर दिया गया। और जो नया ऐड किया गया उसका नाम था फंगस, है ना। उसका क्या नाम था भाई, फंगी था, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐड किया गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं एक समरी टाइप का। ये चीज देखिए, इसमें मैंने सारी चीज को ऐड किया गया है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन से लेकर के भाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तक रखा गया है हमने। सबसे पहला जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको लीनियस ने दिए थे, है ना। और इन्होंने बताया था वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप में रहेंगे, एक रहेंगे प्लांटी और एक रहेगा एनिमैलिया। एक रहेगा प्लांटी और एक क्या रहेगा, एनिमैलिया। दूसरे वैज्ञानिक है, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने बताया कि भाई वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म के तीन ग्रुप होंगे। पहला होगा प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी और तीसरा होगा एनिमैलिया। ये तीन ग्रुप होंगे। ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था भाई, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। नेक्स्ट आता है क्या, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने दिए थे। और इन्होंने बताया था भाई वर्ल्ड के जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनके चार ग्रुप होंगे। सबसे पहला होगा मोनेरा, दूसरा होगा प्रोटिस्टा, तीसरा होगा प्लांटी, नेक्स्ट होगा एनिमैलिया। ये क्या है भाई, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है। लेकिन बाद में ये किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो गया। ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है इसका डिस्कवरी सबसे पहले आर.एच. विटेकर ने किए थे। और आर.एच. विटेकर ने ये बताया था कि भाई जो ग्रुप होंगे, जो किंगडम होंगे, वो चार ना होकर के वो कितने होंगे, फाइव किंगडम में बटेंगे। और ये जो फाइव किंगडम था, सबसे पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, प्लांटी और लास्ट क्या रहेगा, एनिमैलिया। वास्तव में अब जो हम लोग को क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है ये यही पढ़ना है। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही हम लोगों को डिटेल में समझना है। तो बात बताइए, बात आप बताएं कि भाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आर.एच. विटेकर ने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था भाई, कैरोलस लिनियस ने दिए थे। भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी, एनिमैलिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमैलिया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमैलिया। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके होंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी,
प्लांटी और एक नया ऐड होगा आपका एनिमलिया। इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें ग्रेजुअली चेंज आया और इस चेंज के कारण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो गया। अब एक एक करके हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोनेरा के बारे में, यही हमारे सिलेबस में भी है। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा प्रोटिस्टा के बारे में। तीसरा मैं पढ़ाऊंगा फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे भाई, यदि आप हमसे पढ़ते हैं ना भाई, सारी एनसीईआरटी की लाइनें आपको जुबानी सहित याद होने वाले हैं। बताओ भाई, एनसीईआरटी के बुक में सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? मोनेरा। दूसरा क्या पढ़ाने वाला हूं? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट फंगी, नेक्स्ट प्लांटी, एनिमलिया, और लास्ट में एक अलग वीडियो मैं लेकर के आऊंगा वायरस, वायराइड्स और लाइकेन के लिए। तो आइए बिना कुछ देर किए ही डायरेक्टली एनसीईआरटी की पॉइंट लेकर के चलते हैं। और एनसीईआरटी की पॉइंट क्या होगा? पहला होगा, और पहले को क्या बोलेंगे? मोनेरा बोलेंगे। जरा इस चीज को पहले समझ लीजिए, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसका कंपैरिजन भी थोड़ा समझ लीजिए, तब जाकर के हम लोग आगे बात करते हैं। देखेंगे भाई, ये जो 5 किंगडम है ना भाई, किंगडम कितना है? 5। पहला है एनिमलिया, दूसरा है प्लांटी, नेक्स्ट क्या है? फंगी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। आप सीधा याद करें ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। जो मोनेरा के मेंबर होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाकी सबके सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनेरा के मेंबर क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और बाकी सबके सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखे रहेंगे, है ना। मोनेरा की बात करें ना, इसका सेल वॉल जो है ना पॉलीसैकेराइड का बना रहता है, अमीनो एसिड का बना रहता है। ये जो पॉलीसैकेराइड है, अमीनो एसिड है, इनके कई केमिकल कंपोजिशन होते हैं। किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। जैसे एन-एसिटिल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, डाइअमीनो पाइमेलिक एसिड, इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। बाकी प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होता है, कुछ में नहीं होता है। इसका जो आउटर लेयर होता है ना वो काइटिन का बना होता है। प्लांट के अंदर सेलुलोज का बना रहता है, और एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज बात बताइए, ये जो मोनेरा है ना, मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। एनिमलिया में, प्लांटी में, फंगी में, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन मोनेरा में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, यदि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना भाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फंगी में जो है ना मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लांटी के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एनिमलिया के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यदि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ये जो मोनेरा है ना, ये खाना कैसे खाते हैं भाई? मोनेरा ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, इनमें न्यूट्रिशन होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, मतलब जो है लाइट की उपस्थिति से भोजन भी बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंगी की बात करें ना, ये सबके सब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। या तो पैरासाइट होते हैं, या फिर सैप्रोफाइट होते हैं, या फिर सिम्बियोटिक नेचर के होते हैं। कौन? फंगस होते हैं। प्लांटी की बात करें, ऑल प्लांटी आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, इट मींस दैट दे प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल देमसेल्फ। यदि एनिमलिया की बात करें ना, ये सबके सब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं इसके बारे में। ये कौन है भाई? मोनेरा है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कल के दिन प्रोटिस्टा। नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा क्या? फंगी। नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा प्लांटी, और लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा क्या? एनिमलिया। इसके लिए यदि आप चाहते हैं बेहतरीन से समझना तो भाई एंजल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे
मोनेरा के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं ये मोनेरा है क्या। मोनेरा मोनेरा बहुत जल्दी से चिल्ला रहे हैं भाई। मोनेरा की बात करें ना, मोनेरा की बात करें, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर होते हैं। याद रखेंगे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये चीज जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ मोनेरा के जो मेंबर होते हैं ना, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक इन नेचर के होते हैं। अब बात यह है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। यदि मोनेरा का ये मेंबर है तो इसके डीएनए होंगे ऐसे। मोनेरा में क्या होगा भाई, यहाँ पे डीएनए होगा, लेकिन डीएनए के बाहर न्यूक्लियर झिल्ली नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो इसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। लेकिन मोनेरा में देखा गया है वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखे रहिएगा। मोनेरा कैसे होते हैं भाई, मोनेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखिए जरा, इसका एग्जाम्पल क्या है। यदि एग्जाम्पल की बात करें ना, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब इस मोनेरा में ही आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब किस में आते हैं, मोनेरा में ही आते हैं। एक चीज और भी मैं आपको बात बताऊंगा, आप यहां पे देखिए। यदि मोनेरा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल ही समझ लें इसको, है ना। मोनेरा को देखेंगे भाई, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए भाई, मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा के जो मेंबर हैं इनको दो ग्रुप में बांटा गया। एक बोलते हैं यू बैक्टीरिया और दूसरे वाले को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। भाई ये जो है ना, एक को बोलते हैं यू बैक्टीरिया और दूसरे को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये देखिए यू बैक्टीरिया, और दूसरा जो होता है ना इसे बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। यानी मोनेरा के दो भागों में बांटा गया है, एक यू बैक्टीरिया और एक क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ये चीज आप याद में रखे रहेंगे। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं और आर्की जो बैक्टीरिया होता है ये अनयूजुअल हैबिटेट में पाए जाते हैं, ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे हमेशा ही यू बैक्टीरिया के बारे में और आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अच्छा, एक चीज और भी मुझे बात करनी थी आपसे। ये जो मोनेरन्स होते हैं ना, ये अलग अलग शेप के होते हैं। मोनेरा के जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये देखिए भाई, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो होता है ये अलग अलग शेप के होते हैं। यदि बैक्टीरिया गोल है ना, यदि ये बैक्टीरिया गोल है तो ये स्फेरिकल बैक्टीरिया कहलाएगा। यदि ये बैक्टीरिया रॉड शेप का है ना, यदि ये लंबा है तो रॉड शेप बैक्टीरिया कहलाएगा। यदि ये बैक्टीरिया जो है ना स्पाइरल है तो इसे स्पाइरल बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। और इसका कोई शेप नहीं है तो प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया बोलेंगे। एक और भी आता है इसका कामा शेप्ड बैक्टीरिया। अभी सबके बारे में बता रहे हैं, देखेंगे भाई। यदि ये बैक्टीरिया गोल है ना, जो गोल शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। इसका मतलब होता है कॉकस, COCCUS, है ना। ये बैक्टीरिया कॉकस बैक्टीरिया कहलाएंगे। ये बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, कॉकस बैक्टीरिया कहलाएगा। कॉकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, गोल होते हैं, है ना। दूसरा जो होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इन बैक्टीरिया को बैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है, बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया कौन होते हैं, रॉड शेप्ड के होते हैं। इन्हें जो है ना स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। स्पाइरल में एक है कामा शेप्ड बैक्टीरिया, कामा शेप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। एक और भी होता है कामा शेप के बाद से प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया, प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया, है ना। तो ये बैक्टीरिया का शेप अलग अलग हो सकता है। बोलो भाई, यदि गोल रहेगा तो कॉकस बैक्टीरिया, रॉड शेप का होगा तो बैसिलस बैक्टीरिया, यदि घुमावदार होगा तो इसे बोलेंगे स्पाइरल बैक्टीरिया, ऐसे कामा शेप का होगा तो कामा शेप बैक्टीरिया। ये अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग इनका शेप होता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पे गोल बैक्टीरिया है ना। जो गोल बैक्टीरिया होंगे ना भाई, उसे बोला जाएगा कॉकस बैक्टीरिया, है ना। गोल बैक्टीरिया होंगे क्या होंगे, बोलेंगे कॉकस। एग्जाम्पल याद कर लिए, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, जो आपको निमोनिया बीमारी होती है ना, इन्हीं बैक्टीरिया के कारण होता है। नाम क्या भाई, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। ये होता है बैसिलस बैक्टीरिया। जो रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं ना, इन्हें बैसिलस बैक्टीरिया बोला जाता है। एग्जाम्पल याद करेंगे, लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया। जो वास्तव में दूध से दही का निर्माण होता है, वो लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप्ड के होते हैं। कॉकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं भाई, गोल होते हैं, है ना। स्पाइरुलम वैलुटेंस, है ना, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जांपल है। विब्रियो कॉलेरी कामा शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जांपल है। तो ये सब अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है। बताओ भाई, बैक्टीरिया के अलग अलग शेप होते हैं। शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया। स्फेरिकल बैक्टीरिया को कॉकस बैक्टीरिया बोला जाता है ना। दूसरा होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया, है कि बात नहीं। नेक्स्ट होता है स्पाइरल बैक्टीरिया, कामा शेप्ड बैक्टीरिया। ये अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये देखिए भाई, कुछ कुछ बातें लिखा गया बैक्टीरिया के बारे में। क्या बातें हैं, द बैक्टीरिया आर द मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, तो वो मेंबर हैं, सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं भाई, मोनेरा के सदस्य हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। बैक्टीरिया आर आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये दुनिया के हर एक कोने में, हर एक जगहों पे, हर एक स्थानों पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पानी से लेकर के आसमान तक, आसमान से लेकर के हवा तक, हवा से लेकर के पानी तक, ये दुनिया में हर एक जगह पे पाए जाते हैं। नाम क्या है भाई, बैक्टीरिया। दे आर लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। ये अनयूजुअल हैबिटाट में भी सरवाइव कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग, बहुत गर्म क्षेत्र में भी, डेजर्ट हैबिटाट में भी, स्नो, यहां तक कि बर्फीले क्षेत्रों में भी, यहां तक कि समुद्र में भी पाए जाते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। जहां पे बहुत कम जीवन यापन करने वाले जीव भी जीवित रह पाते हैं, वहां भी बैक्टीरिया पहुंच पाते हैं। जहां कोई न पहुंचता है, वहां बैक्टीरिया पहुंचता है। आप सुने हैं ना, कण कण में भगवान होता है, वैसे बैक्टीरिया भी कण कण में पाए जाते हैं। मे ऑफ देम लाइव और द अदर ऑर्गेनिज्म सच एज द पैरासाइट। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, किसी दूसरे के ऊपर भी पैरासाइट फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कौन भाई, ये बैक्टीरिया अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, पैरासाइट फॉर्म में भी पाए जाते हैं, है ना भाई। इनका शेप भी अलग अलग होता है, हमने आपको बताया हुआ है। इनके शेप के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज है। यदि गोल रहेगा, बोलो भाई, यदि गोल रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, कॉकस बैक्टीरिया बोलेंगे। यदि रॉड शेप्ड का होगा तो इसे बैसिलस बैक्टीरिया बोलेंगे। यदि कामा शेप्ड का होगा तो इसे विब्रियो बैक्टीरिया बोलेंगे। और ये स्पाइरल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिसे स्पाइरुला के नाम से जाना जाता है। अब एक और भी बात बताओ भाई, ये जो स्पेरिकल बैक्टीरिया है ना, इसका एग्जाम्पल अभी हमने बताया था। इसका एग्जाम्पल अभी हमने बताया हुआ है, कॉकस बैक्टीरिया का, है ना। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, भाई लिखो भाई, COCCUS, कॉकस निमोनिया। ये क्या है भाई, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया है जो निमोनिया बीमारी उत्पन्न करता है, ये कॉकस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है बैसिलस बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या है भाई, बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है LAB, यानी लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया। दूध से दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विब्रियो बैक्टीरिया, ये है विब्रियो कॉलेरी, जिससे कॉलेरा नामक बीमारी होती है। स्पाइरुलम वैलुटेंस, इससे गले में खराश टाइप की बीमारियां होती है। तो ये सब बैक्टीरिया हैं, ये सब के सब इसका एग्जाम्पल है, ये इसका शेप है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे जरा बढ़ते हैं। इनका शेप भी अलग अलग तरीके का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक्टीरिया कैसे शेप के पाए जाते हैं, इनका रूप क्या होता है। तो पहला जो बैक्टीरिया है ना, यहाँ कॉकस बैक्टीरिया है। दूसरा जो बैक्टीरिया है ना, ये बैसिलस बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है।
नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है ना, यह स्पाइरलम बैक्टीरिया है, स्पाइरल शेप का है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया दिख रहा है ना, वो कामा शेप बैक्टीरिया है। मतलब शेप के आधार पे बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल सहित आपको बता दिया है। आइए जरा सा अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। देखो भाई, जो बैक्टीरिया होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यहां देखिए, बैक्टीरिया बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। और एक जो होता है ना, इसे बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, ये अनयूजुअल हैबिटेट पे पाए जाते हैं, लाइक एक्सट्रीम हार्ड कंडीशन में पाया जाएगा। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये अनयूजुअल हैबिटेट पे पाए जाते हैं, लाइक गाय के गोबर में पाया जाएगा। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, आर्की बैक्टीरिया, ये ऐसे कह लीजिए हाई सैलिनिटी वाटर में पाए जाते हैं। जहां सैलाइन कंडीशन ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पे ये बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आप देखिए, एक है हेलोफिल्स बैक्टीरिया, हेलोफिल्स बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ना, हाई सैलाइन वाटर में पाया जाता है, समुद्र में, सी वाटर में पाया जाता है ना, सी में पाया जाता है। एक होता है मेथेनोजेन बैक्टीरिया, मेथेनोजेन बैक्टीरिया। ये जो है ना, काउ डंग में पाया जाता है, रूमेन में पाया जाता है, रूमेन्स एनिमल, जो भी एनिमल्स, जो भी घास खाने वाले जानवर होते हैं, उनके पेट में पाया जाता है, गाय के गोबर में पाया जाता है। एक और भी बैक्टीरिया भाई, एक और भी बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है ना, हॉट स्प्रिंग एरिया में पाया जाएगा। इसका नाम है थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, फिल्स बैक्टीरिया। ये थर्मो एसिडोफिल जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस पे पाया जाता है ना। तो ये बैक्टीरिया जो है आपके तीन तरीके के। पहला होगा हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, जो सी वाटर में पाए जाते हैं, डीप सी वाटर में। दूसरा मेथेनोजेन बैक्टीरिया, ये रूमेन्स ऑफ एनिमल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके थर्मो एसिडोसिल बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस नाम है, 200 डिग्री सेल्सियस में पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई आर्की बैक्टीरिया की। अब किसकी बात हम लोग करने वाले हैं? यू बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं। आइए जरा एक एक करके समझते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं और यू बैक्टीरिया क्या होते हैं। आप यहाँ पे देखिए भाई, हम यदि आपसे पूछ रहे हैं ना बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, आपके माइंड में जरूर ही ये बात आनी चाहिए। भाई बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया जो अनयूजुअल हैबिटेट में पाए जाएंगे, जहां पे आप नहीं पहुंच सकते हैं, और दूसरा होंगे यू बैक्टीरिया। ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जो यू बैक्टीरिया है, इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये अनयूजुअल हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए पहली बात करेंगे क्या, आर्की बैक्टीरिया। बताइए भाई, आर्की बैक्टीरिया कितने तरीके के होंगे? भाई आर्की बैक्टीरिया अनयूजुअल हैबिटेट में पाए जाएंगे और होंगे ये तीन तरीके के। कितने तरीके के होंगे भाई? भाई तीन तरीके के होंगे। पहला होगा मेथेनोजेन बैक्टीरिया। पहला क्या होगा? मेथेनोजेन बैक्टीरिया। कहां पे होगा भाई? ये गोबर में पाया जाएगा। दूसरा जो होगा ना, हेलोफिल्स बैक्टीरिया, हेलोफिल्स बैक्टीरिया, ये कहां पे पाए जाएंगे? समुद्र में पाया जाएगा। और नेक्स्ट जो बैक्टीरिया होगा ना, थर्मस बैक्टीरिया, थर्मस बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस, याद रखेंगे, थर्मस एक्वेटिकस। ये जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, ये हॉट स्प्रिंग एरिया में पाया जाता है, अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस पे पाया जाता है ना। जहां पे सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। मेथेनोजेन बैक्टीरिया,
ये बायोगैस उत्पन्न करता है, ये इसेंशियल है, कंपनियों में आप इसे यूज कर सकते हैं। किसका निर्माण करने के लिए? बोलो भाई, बायोगैस के लिए, है ना। हेलोफिल्स बैक्टीरिया समुद्र में पाए जाते हैं और थर्मस बैक्टीरिया 200 डिग्री सेल्सियस पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? थर्मस एक्वाटिकस। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। देखिए भाई, ये एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन का आंसर बताइए, नीट में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया derive in the extreme environment condition? कौन से बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही अनयूजुअल हैबिटेट में पाए जाते हैं, सच एज हाई टेम्परेचर, सच एज द एसिडिक pH एंड द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। कौन बैक्टीरिया भाई? भाई क्या आर्की बैक्टीरिया है, क्या साइनो बैक्टीरिया है, क्या यू बैक्टीरिया है? याद करिए भाई। भाई ये जो है ना, ये आर्की बैक्टीरिया है। ये कौन से बैक्टीरिया भाई? आर्की बैक्टीरिया, याद रखे रहेंगे। आर्की बैक्टीरिया जो है ना, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं, लाइक हाई टेम्परेचर पे, एसिडिक पीएच पे, या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्की बैक्टीरिया। एक और भी एमसीक्यू है भाई, इसे बताइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टू बी प्रेजेंट इनटू द डीप सी? भाई समुद्र के अंदर, गहरे समुद्र के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? बताइए, क्या यू बैक्टीरिया पाया जाता है? नहीं भाई, यू बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। हमने अभी आपको यू बैक्टीरिया पढ़ाया ही नहीं है। आर्की बैक्टीरिया यही सही है। सेप्रोफिटिक फंगस नहीं, फंगस की नहीं बात कर रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी की नहीं, ये किसकी बात कर रहा है? आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, अब आएगा हमारा यू बैक्टीरिया। देखेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ाया है आपको? अभी तक हमने आपको पढ़ाया है आर्की बैक्टीरिया के बारे में, और अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं किसके बारे में? यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाने वाले हैं। भाई कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट करेंगे। कोई भी यदि आपको डाउट होता है, बाद में भी यदि आप वीडियो देखते हैं, आप जरूर मुझे बताएंगे, मैं उसको जरूर ही सॉल्व करूंगा। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, यही वास्तविक बैक्टीरिया पाए होते हैं। यही हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। आपके घरों में, हमारे घरों में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ये जो है ना, आर्की बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि इनके पास बहुत ही मोटा सेल वॉल पाया जाता है। इफ मोटाइल, यदि ये चलने वाले होंगे, मोटाइल मीन्स होता है चलना, यदि ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजला होगा। यदि ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास क्या होगा? फ्लैजलम होगा। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। याद करेंगे ये वाला एग्जांपल, यदि कहीं भी ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई देना, भाई वो यू बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? यू बैक्टीरिया है। नाम क्या है इसका? साइनोबैक्टीरिया नाम है। ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। अच्छा एक चीज और भी देखिएगा, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखे रहेंगे। तो ये तो बातें किसकी हो रही हैं? यू बैक्टीरिया की बात कर रहा है। अच्छा एक चीज और भी समझिए, यदि बैक्टीरिया में हम लोग देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, यू बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होता है, यहां पे देखिए NUTRITION, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होता है? भाई बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन जो है ना, दो तरीके का होता है। देखेंगे भाई, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है? भाई दो तरीके का होता है, ध्यान देंगे। पहला होता है ना, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, है ना। दूसरा जो होता है ना, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन जो होगा वो दो तरीके का होगा। पहला होगा ऑटोट्रॉफिक और दूसरा जो होगा वो होगा हेट्रोट्रॉफिक। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। पहला ऑटोट्रॉफिक होगा
और दूसरा वाला क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, है ना। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक है ना बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी दो तरीके से अपना न्यूट्रिशन बना पाते हैं। पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, कितने तरीके से वो करते हैं ये भाई, दो तरीके से करते हैं। पहला जो होता है ना उसे बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, पहला जो होता है उसे बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। देखेंगे भाई पहले वाले का नाम क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, और दूसरा जो होता है ना उसे बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, है ना। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये सन रेडिएशन से अपना भोजन बनाते हैं। भाई फोटो ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं भाई, सन रेडिएशन से बनाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन बनाना है ना किसी केमिकल का यूज करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भाई किसका यूज करेगा, सन का यूज करेगा। इनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है जिसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्लोरोफिल के कारण ये अब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये चीज याद रखे रहेंगे। बनाते कैसे हैं भाई, बनाते कैसे हैं भाई, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, है ना, इसीलिए इसे फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, ये अपना भोजन जो किसी ना किसी केमिकल से बनाते हैं, जैसे आयरन से बनाएगा तो उसे बोला जाएगा आयरन बैक्टीरिया, सल्फर से बनाएगा उसे बोला जाएगा सल्फर बैक्टीरिया बोला जाएगा, है ना। नाइट्रोजन से बनाएगा उसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन बैक्टीरिया बोला जाएगा। जिस चीज से बनाएगा ना भाई वो बैक्टीरिया, एक चीज याद रखे रहेंगे रिमार्क में, जो भी ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ना ये न्यूट्रिशनल साइकिल चलाने में मदद करते हैं, है ना। नेक्स्ट बात आती है किसकी, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। भाई हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया तीन प्रकार से होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे भाई, तीन तरीके के होंगे। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया तीन तरीके के, देखेंगे भाई कौन कौन सा होगा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कौन कौन सा होगा। पहला जो बैक्टीरिया होगा ना उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया तीन तरीके का। भाई तीनों कौन कौन सा होगा, पहला होगा सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, इसे प्लस प्लस रिलेशनशिप भी कहा जाता है ना, सिम्बियोसिस बैक्टीरिया, है ना। दूसरा जो बैक्टीरिया होता है ना उसे बोलते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया, है ना। ये किसी के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। और तीसरा जो होता है ना सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तीन तरीके के होंगे। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन कौन सा होगा, पहला जो होगा उसे बोलते हैं सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। दूसरा जो होता है पैरासिटिक बैक्टीरिया और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। ये चीज आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब एक एक करके समझते हैं। आप यहां पे समझे हैं न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया कितने तरीके का, तीन तरीके का, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कितने तरीके का, दो तरीके का, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ का यदि एग्जांपल की बात करें ना भाई यहाँ पे है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। इसे एक और भी है, आप फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एक और भी एग्जांपल है नस्टाक और एनाबिना, याद रखे रहेंगे आप। नस्टाक और एनाबिना भी क्या करता है भाई, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये चीज है फोटो ऑटोट्रॉफ में। कीमो ऑटोट्रॉफ में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। आयरन बैक्टीरिया आता है, सल्फर बैक्टीरिया आता है, सल्फर बैक्टीरिया आता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया होते हैं। ये चीज जो है आपके यहाँ पे थी। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया तीन तरीके के, सिम्बियोटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। आप यहाँ पे देखिए समझ में आएगा, है ना। भाई बैक्टीरिया जो होंगे ना दो तरीके का, पहला होगा फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा होगा कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पहली बात हम लोग पढ़ते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। द साइनो बैक्टीरिया
आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और फिर मैराइन वाटर। एक चीज याद रखे रहेंगे, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया ही है। और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल झुंड में रहते हैं, धागे के रूप में पाए जाते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर हमारे यहाँ के पानी में रहते हैं, या फिर मैराइन वाटर समुद्री एरिया के पानी में रहते हैं। इतना ही नहीं, ये जमीन पर भी पाए जाते हैं, है ना। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जमीन पे भी पाए जाते हैं। कॉलोनियल आर द जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीड। जो कॉलोनी में रहते हैं ना, उसके ऊपर एक जिलेटिन का मटेरियल पाया जाता है। दे ऑफन फॉर्म अ बूम्स इन द पॉलिनेटेड वाटर बॉडी। जो पॉलिनेटेड वाटर बॉडी होते हैं उसमें जो झाग दिखाई देता है वो यही बैक्टीरिया होते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज द हेट्रोसिस्ट। इनके पास जो है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है, और जो सेल होता है उसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट का मेन काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करना, है ना। हेट्रोसिस्ट का मेन काम क्या होता है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करना। एग्जाम्पल याद रखे रहेंगे, नस्टॉक और एनाबिना, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। कौन भाई? नस्टॉक और एनाबिना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हमने आपको बताया है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दोज बैक्टीरिया which prepare their food material themselves with the help of chemical, hence this bacteria is called as chemoautotrophic bacteria। देखेंगे भाई, what is chemoautotrophic bacteria? Chemoautotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, है ना, nitrate, ammonia and use the release energy for the ATP production। और ये एनर्जी रिलीज करते हैं ATP प्रोडक्शन के लिए। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। ये लाइन याद के चल करके चलिएगा। एक बार नीट में पूछा हुआ था कि भाई जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है उसको रिसाइकिल करने के लिए कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं? भाई कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप एक मुझसे बात बताइए भाई, बैक्टीरिया हमने दो टाइप बताया था, एक बताया था फोटो ऑटोट्रॉफ, एक बताया था कीमो ऑटोट्रॉफ। इसके अलावा भी हम आपको बताए थे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपके पास एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी की बुक है, भाई हाईलाइट करते चलिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़ाता हूं ताकि जब आप नीट का एग्जाम दें, जब आप आके कोई बोर्ड का एग्जाम दें, वहां पे कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो भाई, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। द मेजॉरिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, मैक्सिमम जो होते हैं ना वो डिकम्पोजर्स होते हैं। मे बी देम हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स। ये ह्यूमन बीइंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन द मेकिंग ऑफ कर्ड, ये दूध से दही बनाने में मदद करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, दवाइयां प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। अच्छा, एक चीज और भी समझना, है ना, हम आपको बताए थे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कितने तरीके के? 3 तरीके के बताए थे। एक बैक्टीरिया हम आपको बताए थे भाई सैप्रोफाइट्स, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, है ना। ये डिकम्पोजर्स क्या हैं भाई? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से भोजन प्राप्त कर रहा है। ये जो बैक्टीरिया होगा ना, डिकम्पोजर्स जो होंगे ना, ये जो डिकम्पोजर्स होंगे, ये कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहा है? आप ध्यान दीजिए भाई, डिकम्पोजर्स है तो कैसा न्यूट्रिशन शो करेगा? खुद से बताइए, कमेंट करके बताइए। आप यहाँ पे देखिए, हेल्पफुल इन नेचर, दही बना रहा है, दूध से दही बना रहा है, एंटीबायोटिक्स बना रहा है, कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहा है। भाई ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है ना। ये जो है ना डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। एक और भी बैक्टीरिया होगा, आप यहाँ पे देखिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इसे पैरासिटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो पैरासाइट है ना, पैरासिटिक बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया। पैरासिटिक होते हैं और ये बीमारी क्रिएट करते हैं, जैसे कॉलेरा बीमारी उत्पन्न करेंगे,
कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है टाइफाइड यूज करता है। टेटनस, ये टेटनस भी बीमारी है भाई। स्ट्रेप्टोकोकस टेटेनाई नामक बैक्टीरिया है जिसके कारण से टेटनस होता है ना। नेक्स्ट एक आप साइट्रस कैंकर डिजीज, ये नींबू का बीमारी है ना। ये सब के सब क्या है भाई, ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें पैरासिटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। भाई हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के आधार पे तीन तरीके के बैक्टीरिया, एक कौन हुए भाई, पैरासिटिक बैक्टीरिया जो बीमारी उत्पन्न करेंगे। दूसरा जो बैक्टीरिया कौन हुआ बताओ भाई, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं। और लास्ट बैक्टीरिया जो था वो था आपका डिकम्पोजस बैक्टीरिया, है ना। अब एक बात और भी देखिए, अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, है ना। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही मजेदार है, थोड़ा इसको भी समझिए। भाई बैक्टीरिया में यदि रिप्रोडक्शन की बात करें ना, भाई बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो तरीके का, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कितने टाइप के होंगे, दो तरीके का होगा। पहला जो होगा उसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। बैक्टीरिया में जो दूसरा रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जो एसेक्सुअल है ना, ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे बडिंग रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्लास 10th में पढ़े थे, बडिंग हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है ना। बडिंग हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है, कोनेडिया फॉर्मेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, आप याद कर जाना, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है भाई, इसी के जैसा दूसरा रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए बैक्टीरिया में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न कह करके उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। याद रहेगा भाई, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। और ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है तीन तरीके का होता है, जो एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है। पहला होता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। कभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बैक्टीरिया में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाना होगा। फिलहाल यहाँ पे इतना ही समझिए, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बात देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन मेनली बाय द फ्यूजन। भाई फ्यूजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सम टाइम अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। स्पोर क्या भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ऐसे हमने बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है, जिसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम अ न्यू बैक्टीरियम टू अदर। मतलब डीएनए जो होगा ना, पिछले वाले के पास जो डीएनए होगा वो दूसरे बैक्टीरिया के पास ट्रांसफर किया जाएगा, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं, उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है ना। एक रिमार्क है भाई, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इस रिमार्क को थोड़ा समझ लीजिए। भाई ये जो है ना, देखिए क्या है, एक अलग ही ऑर्गेनिज्म है, द माइकोप्लाज्मा। ये अलग ही ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। They are smallest living cell known and can survive without oxygen। ये रट जाओ भाई, माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन का सर्वाइवल हो सकता है,
Many mycoplasma are pathogenic in the animals and plants. माइकोप्लाज्मा जो है ना विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइवल हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रख के रहेंगे। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइवल हो सकता है, नाम क्या रहेगा इसका? माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट होता है। इस पे नीट के क्वेश्चन बनेंगे भाई, क्वेश्चन एक एक मैं लेकर के आ गया। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाओ भाई। आप कमेंट करना भाई, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं ना टॉपिक से रिलेटेड, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, है ना, इस बैक्टीरिया से रिलेटेड बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच ग्रुप? भाई इनमें से किस ग्रुप से जो है ना ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग करेगा? भाई कमेंट करो, बताओ भाई किससे बिलोंग करेगा? क्या प्रोटिस्टा से बिलोंग करेगा? क्या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करेगा? फंगी से या फिर ब्रायोफाइटा से? भाई प्रोकैरियोटिक से। क्यों भाई? प्रोकैरियोटिक जो होता है ना वो बैक्टीरिया का समूह होता है, बैक्टीरिया का समूह होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी किससे बिलोंग करेगा भाई? प्रोकैरियोटिक से, यानी बैक्टीरिया से बिलोंग करेगा। ये क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देख करके आंसर कमेंट करिए। भाई आंसर जो है ना आप यदि मुझे बताएंगे तो मुझे भी मजा आएगा आपको पढ़ाने में। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर? भाई मैं तुमसे एक बात कहूं, नीट में ना बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें उठा करके आती हैं, तुम यहां देख भी सकते हो। ये सेम एनसीईआरटी की लाइनें लेकर के आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नीट का। बताइए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? नहीं भाई, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन इस सल्फर साइकिल चलाने में मदद करते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया नहीं। ये क्या होते हैं भाई? ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बताओ, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी तक तो मैंने आपको इतनी बातें बताई है, इतना सब चीज से आप बिल्कुल ही समझ सकते हैं क्या है ये चीजें। भाई ये वही है जो आपको समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज known from the being smallest living cell, completely lacking cell wall, capable of surviving without oxygen? हमने अभी आपको बताया है बिना ऑक्सीजन का कौन जिंदा रह सकता है? क्या साइनोबैक्टीरिया, क्या माइकोप्लाज्मा, क्या आर्की बैक्टीरिया, क्या बैसिलस बैक्टीरिया? हमने बताया था विदाउट ऑक्सीजन यदि कोई सर्वाइवल हो सकता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाने वाला है। देख रहे हो भाई, यही सब क्वेश्चन नीट एग्जाम में आए हैं, एनसीईआरटी की सेम लाइन उठा करके नीट में पूछे जाते हैं। बताओ भाई, एक और भी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देख करके बताइए आंसर क्या होगा। देखो भाई, ये सब जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में मिलेंगे। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर इनक्रेडिबल बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड एप्लीकेशन आर द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर? देखिए भाई, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, भाई दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे लिए यूजफुल है। इंडस्ट्री के लिए भाई एंटीबायोटिक्स दवाई प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए जरूरी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी जरूरी है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाने वाला। तो ये सब चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको काफी ही बेहतरीन था। ये सब नीट में क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। नीट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भाई इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं ना कहीं नहीं मिलने वाला है ना। अब आप यहां देखिए मैंने आपको क्या क्या बातें पढ़ा दिया। मैंने आपको पढ़ा दिया है मोनेरा सारा का सारा, है ना। मोनेरा पढ़ा दिया भाई, ये देखो हमने आपको क्या बता दिया, मोनेरा बता दिया। कल का जो हमारा वीडियो होगा ना, कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्या होगा, प्रोटिस्टा। कंप्लीट प्रोटिस्टा कल मैं कवर करने वाला हूं, एब्सेंट मत होना। समय से शाम को 8 बजे आ जाइएगा प्रोटिस्टा पढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।